Hello everyone. Today we are starting the new chapter in our political science, that is electoral politics. इसमें हम इलेक्शंस और उसमें आने वाले हर एक सर्कमस्टेंसेस, हर फीचर्स स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन क्या है, क्यों है, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। हर एक चीज़ को हम डीपली एनालाइज करेंगे। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। वाई इलेक्शंस, क्यों इलेक्शन क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। असेंबली इलेक्शन हरियाणा। मैं पहले आपको एक न्यूज़ एडिट पढ़ के सुना रहा हूँ। आप ये देख सकते हो ये न्यूज़ एडिट, इसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 5 घंटे से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वे इंतज़ार कर रहे थे अपने लीडर के आने का। हर बार वे खड़े होकर देखते, छोटी सी आहट में भी खड़े होकर देखते कि कहीं उनका लीडर आ तो नहीं रहा है। ये भी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। हर गुजरने वाली गाड़ी से उनको लग रहा था कि उनका फेवरेट लीडर आए। ये लीडर थे मिस्टर देवीलाल, जो हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ थे। इनकी उम्र 76 ईयर ओल्ड है और ये आए दिन रैलियाँ और सभाओं को संबोधित करते हैं। इनका शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा बिजी है। सुबह 8 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक। अभी तक सुबह से ये 9 मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं और पिछले महीने ये टोटल 23 मीटिंग्स और असेंबली अटेंड कर चुके हैं। ये एक न्यूज़ रिपोर्ट थी, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, वो एक न्यूज़ रिपोर्ट थी। स्टेट असेंबली जो हरियाणा में 1987 की। इससे पहले 1982 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीती। तो अब जो वहाँ पे न्याय युद्ध करके एक समिति थी, जिसमें देखा जाए तो चौधरी देवीलाल एक न्याय युद्ध के लीडर थे। ठीक, ये बहुत समय से संघर्ष कर रहे थे लोगों के हक के। ये एक न्याय करके समिति है, उसके चीफ थे और ये बहुत समय से लोगों के हक की बात कर रहे थे और उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर के लोक दल करके एक पार्टी बनाई हुई थी, जिसमें वो कांग्रेस के किए गए कार्यों को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उस समय हरियाणा में ऐसी स्थिति थी कि जो छोटे व्यापारी हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं और जो फार्मर्स हैं, वे कर्ज के नीचे दबे हुए थे और वे अपने मौजूदा पार्टी कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं थे। तो इन लोगों ने, मतलब लोक दल जो पार्टी थी चौधरी देवीलाल की, उन्होंने लोगों को ये प्रॉमिस किया कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं और इस चुनाव में अगर वे अच्छी सीटें पा करके वे असेंबली में अपनी जगह बना लेते हैं, तो उनका पहला कार्य ये होगा कि वे जो लोन लिया गया है फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के द्वारा, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कांग्रेस पार्टी से और देवीलाल के प्रॉमिस पार्टी ने उनके अंदर एक उत्साह भर दिया। उन्हें उनके अंदर उम्मीद जगा दी थी कि उनकी परिस्थिति सुधर सकती है। जैसे ही इलेक्शन हुए और इलेक्शन के रिजल्ट आए, लोक दल पार्टी ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में जो चुनाव हुए, उसमें 76 सीटें लोक दल पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने हासिल कर ली। लोक दल पार्टी ने अकेले ही 90 में से 60 सीटें दी, जो एक क्लियर मेजॉरिटी थी और इस तरह से मेजॉरिटी पाने पर वे हरियाणा स्टेट असेंबली में पूर्ण बहुमत के साथ
स्थापित हो गया। कांग्रेस जिसे सिर्फ 5 सीटें मिली, इसे देखते हुए उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। सारे एमएलए मिले और उन्होंने अपने लीडर चौधरी देवीलाल को सीएम बनने के लिए वोट दिया और चौधरी देवीलाल 1987 के चुनाव के बाद हरियाणा के सीएम बने। सीएम बनने के 3 दिन के भीतर ही उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और जो लोग थे, छोटे फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन और एग्रीकल्चर लेबर्स थे, उन्हें माफ कर दिया। 4 साल तक ये पार्टी रूल करती रही, रूलिंग में रही। 1991 में फिर चुनाव हुआ और इस बार वे अपना पॉपुलर जो सपोर्ट था वो खो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। आइए अब ये जो एग्जाम्पल था इससे हमें पता चलता है कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं और क्या चीज़ें हैं। आइए हम और जानते हैं कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। Why do we need election? हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? डेमोक्रेसी में एक इलेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट और रेगुलर प्लेस बना हुआ है। कई सौ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा है और जानते भी हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। पर ये इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? चलिए आइए हम इमेजिन करते हैं ऐसे एक डेमोक्रेसी को बिना इलेक्शंस के, जहाँ पे लोग रूल्स करते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शंस ना हो। ठीक है, अगर चलिए हम मान लेते हैं कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो लोगों को साथ में बैठ करके हर दिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है कि लार्ज कम्युनिटी साथ में बैठ करके हर मैटर पे डिसीजन ले। ना तो उनके पास इतना टाइम होता है और ना ही उतनी नॉलेज कि वे हर एक पहलू को सुन सके और डिसीजन ले सके। इसी कारण डेमोक्रेसी में लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ये काम दिया है कि वे उनके जगह जा कर के डिसीजन ले सकें और उनकी ज़िंदगी को बेटर कर सकें। Is there any democratic way of selecting representative without election? क्या इलेक्शंस के बिना भी हम कोई दूसरे तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं? चलिए आइए सोचते हैं कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को एज के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे चुन लिया है। ओके, या फिर उसने नॉलेज एजुकेशन के भरोसे चुना है या उनके बेसिस पे चुना है, तो ये क्या आसान डिसीजन होगा? क्या सब लोग इससे खुश होंगे? क्या ये डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा कि ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन है, ज़्यादा नॉलेज कौन है, ये जानना? क्या लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे? और कर भी देंगे तो क्या ये सही डिसीजन होगा उनके द्वारा लिया गया?
और अगर वे ले लेते हैं तो ऐसे जगहों में इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर उन्होंने एज अ एज के बेस में, एक्सपीरियंस के बेस में या फिर नॉलेज के बेस्ड में अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए हैं। पर ऐसी चुनी हुई चीज़ों को क्या हम डेमोक्रेटिक कह पाएंगे? ऐसे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव को या चुने गए इस तरीके से अगर कोई सिस्टम चलता है तो उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ओके, तो किस तरीके से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है उसे सारे के सारे लोग पसंद करेंगे, इसकी संभावना कम है। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव रूल्स बनाएगा लोगों के लिए, वो लोगों के फेवर्स में होगा कि नहीं, ये भी कोई इंश्योर नहीं है। और इस रिप्रेजेंटेटिव को सारे के सारे लोग पसंद करें, ये भी संभावना नहीं है। तो ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसे सिस्टम में को प्रॉपर वे में करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के जो रेगुलर इंटरवल्स हैं और उन्हें बदलने का जो तरीका है या लोगों की इच्छा है, वो भी इसमें दब सकती है। ठीक है, अगर हमने एक बार किसी को एज वाइज या एक्सपीरियंस वाइज चुन लिया तो हम उसे बाद में बदल नहीं सकते, क्योंकि अब हमको उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस, उससे ज़्यादा एजेड इंसान फिर से ढूंढना पड़ेगा, फिर से हमको पता करना पड़ेगा, और अगर नहीं मिला तो वही बना रह जाएगा। तो ऐसे में एक रेगुलर इंटरवल और में इलेक्शंस नहीं होंगे और ना ही हम उसे चेंज कर पाएंगे। तो इसी मैकेनिज्म को सुधारने के लिए इलेक्शंस आए हैं, जिस पे हम टाइम दर टाइम, मतलब रेगुलर इंटरवल में अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदल सकते हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, या जो चुना हुआ है उसे आगे रेगुलरली आगे काम करवा सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों से इलेक्शन जो है वो एक एसेंशियल पॉइंट लगता है डेमोक्रेसी का। तो इसमें इन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइस। तो इलेक्शन में हम बहुत सी चॉइस, मतलब हमको चुनाव के बहुत से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर दैम। हम चुन सकते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाए। ठीक है, दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। हम ये भी चुन सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाए और कौन हमारे फैसले ले। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हम उन पार्टीज़ को चुन सकते हैं जिसकी पॉलिसी गवर्नमेंट को गाइड करेगी कानून बनाने में।